पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया गया। आपको याद है पिछले साल कुर्रम में हालात एक बार फिर काफी खराब हो गए थे और इस दौरान 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। कुर्रम में हालात पर काबू पाने की गर्ज से एक ग्रैंड जिरगा मुनक्किद किया गया, कमेटियां कायम की गईं और दोनों जानिब से फरीकैन के साथ मुज़ाकरात के बाद एक मुआहिदा तय पा गया। लेकिन इस सब के बावजूद हालात खराब ही होते गए और पिछले हफ्ते हुकूमत ने कुर्रम में महदूद पैमाने पर टारगेटेड फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। हुकूमत कहती है कि एक अच्छे खासे अमन मुआहिदे को तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP ने साबोटाज किया, जिन्हें पाकिस्तान के मुताबिक अफगान तालिबान की सपोर्ट हासिल है और जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुर्रम में एस्केलेशन पिछले कुछ माह के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की ताज़ा कड़ी है। गुज़श्ता माह दिसंबर में पाकिस्तान ने मशरक़ी अफगानिस्तान में पक्तिका सूबे में 7 लोकेशंस पर फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें 46 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान में छुपे पाकिस्तानी तालिबान को निशाना बनाया गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज प्रोग्राम में 2 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुर्रम में एक बार फिर हालात ख़राब क्यों हो गए हैं और इस सूरत हाल में तालिबान और अफगानिस्तान का क्या किरदार है, और अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत कायम होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद को सिक्योर क्यों नहीं कर पा रहा। आइए सबसे पहले आपको कुर्रम की ताज़ा सूरत हाल के बारे में बताते हैं। कुर्रम पुलिस के मुताबिक बगन और इसके मज़ाफ़ात में मुख्तलिफ अहदाफ को गनशिप हेलीकॉप्टर्स की मदद से निशाना बनाया जा रहा है। पूरा इलाका फौज के मुहासरे में है और किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं। बगन जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं और जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात हैं। हुक्काम के मुताबिक लोअर कुर्रम के जिन इलाकों में मुश्तबा शिद्दत पसंद मौजूद हैं, वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हो चुकी थीं और इन कार्रवाइयों का मकसद शर पसंदों के बंकर मिस्मार करना और पेशावर से पाड़ा चिनार के रास्ते को महफूज बनाना है, जो फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की वजह से 100 से ज़्यादा दिनों से आम ट्रैफिक के लिए बंद है। सूबाई हुकूमत को खदशा है कि मुसल्लह शिद्दत पसंद बकौल उनके मकामी आबादी में शामिल हो गए हैं और ये कार्रवाइयाँ इन्हीं अनासर के खिलाफ की जा रही हैं। कोहाट ग्रैंड जिरगे में तय पाने वाले कुर्रम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के नतीजे में लोअर कुर्रम के इलाके बगन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकामी लोगों से असलहे लेना भी शुरू कर दिया है। कुर्रम में जो हो रहा है उसे समझने के लिए इस इलाके की तारीख, इसकी ज्योग्राफी और इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैप पर देखें तो ज़िला कुर्रम 3 तरफ से अफगानिस्तान और एक जानिब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसकी जुग्राफिया की वजह से ही कुर्रम को किसी ज़माने में पैरट्स बीक यानी तोते की चोंच कहा जाता था और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग के दौरान इस ज़िले की स्ट्रेटेजिक अहमियत में इसी वजह से इजाफा हुआ। कुर्रम पाकिस्तान के किसी भी शहर के मुकाबले में अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल के करीब तरीन है। वहाँ से काबुल तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। कुर्रम अफगानिस्तान में खोस्त, पक्तिका, लोगर और नंगरहार जैसे सूबों की सरहद पर भी वाक़ है, जो शिद्दत पसंद तंजीमों नाम नहाद दौलत-ए-इस्लामिया और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गढ़ है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इस इलाके में एक सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ और खित्ते के कई इलाकों से लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। ज़िला कुर्रम के साथ वाक़े ज़िला हंगू में मुतासिरीन के लिए कैंप कायम किया गया। BBC ने जिन मकामी अफराद से बात की, उनके मुताबिक लोअर कुर्रम से नकल मकानी करने वाले अफराद हंगू, टल, कोहाट और पेशावर की जानिब गए हैं। कुर्रम में ये जो सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस इसके बारे में क्या कह रहे हैं, हमारे साथी फरहद जावेद ने हमें बताया। ज़िला कुर्रम में 1 जनवरी को तकरीबन 3 माह के बाद बिलाखिर अमन मुआहिदा तय पाया, लेकिन इस अमन मुआहिदे पर लोअर कुर्रम के इलाके बगन से ताल्लुक़ रखने वाले मशीरान ने दस्तखत नहीं किए थे। बगन वही इलाका है जहां गुज़श्ता बरस पहली बार पारा चिनार के एक काफिले पर बड़ा हमला किया गया था और उससे अगले ही दिन पारा चिनार से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने बगन के बाजार में आग लगा दी थी। बगन के मशीरान के इस मुआहिदे पर दस्तखत ना होने के बावजूद कुर्रम के दीगर मशीरान ने हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये यकीन दहानी कराई थी कि पारा चिनार को जाने वाले इमदादी काफिलों की पुरअमन रवानगी को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन 4 जनवरी को कुर्रम के डिप्टी कमिश्नर पर गोलियां चलीं, जो उस इमदादी काफिले का हिस्सा थे जो अपर कुर्रम को जा रहा था, और इसके बाद 16 जनवरी को एक मरतबा फिर अपर कुर्रम के इलाके पारा चिनार को जाने वाले एक और इमदादी काफिले पर हमला किया गया, जिसमें शामिल इमदादी सामान से लदे ट्रकों को आग लगा दी गई, जबकि 8 अफराद हलाक हुए, जिनमें 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार भी थे।
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज ने इस हमले को अमन माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया और ये भी कहा कि अमन माहिदे के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में रियासत शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है। पाकिस्तान के दीगर कबायली इलाकों के बरक्स यहाँ कभी भी डी वेपनाइजेशन नहीं की गई। इस असलहे और मैन पावर की फराहमी में उन अस्करियत पसंद तंजीमों का बहुत बड़ा हाथ है जो कि इस इलाके में फ़िरका वाराना फसादात से फ़ायदा उठाती हैं। इनमें एक जानिब तो कलअदम तंजीम ज़ैनबियून है, जबकि दूसरी जानिब तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP है, जो कि पाकिस्तान के मुताबिक अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रही है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि BBC के पास मौजूद एक दस्तावेज़ के मुताबिक TTP के कुर्रम के तश्कील कमांडर और उनके दीगर 2 साथियों के खिलाफ इस वक्त बगन में सर्च ऑपरेशन जारी है, जो बगन में होने वाले इन हालिया हमलों में मुबैना तौर पर मुलव्वस थे। कुर्रम के बारे में एक बात जो अपनी जगह सच है वो ये है कि इस इलाके में फ़िरका वाराना कशीदगी की तारीख दहाइयों पुरानी है। समाजी सतह पर इसका ये मतलब है कि मुआशरे में दूसरे फ़िरक़े के लिए टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस यानी बर्दाश्त और कबूलियत कम है और इसकी वजह से हर कुछ अरसे बाद हालात कशीदा हो जाते हैं। यानी इस इलाके के अपने मसाइल और सेंसिटिविटीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या बात सिर्फ इन मसाइल और सेंसिटिविटीज़ तक ही महदूद है? यहाँ एक सवाल ये उठता है कि कुर्रम में जो कुछ हो रहा है क्या इसका कोई वाज़ेह अफ़गान कनेक्शन भी है, और अगर है तो वो क्या है? यही सवाल मैंने सहाफ़ी रिफ़तुल्लाह औरकज़ई से पूछा, जिनका ताल्लुक़ खुद इसी इलाके से है। 2008 में 7 में जब ये उस वक्त यानी जब ये TTP तंजीम बनी, उस वक्त बन चुकी थी, तकरीबन 3-4 जो कलअदम तंजीमें थी उन्होंने उस वक्त पारा चिनार पे कब्जे की कोशिश की और उसमें बड़ी जो है ना यानी उसमें खुनरेज़ी भी हुई थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन अभी हालिया ये जो लड़ाई हुई है इसमें ये है कि एक तो TTP की तरफ से 2 मरतबा एक मतलब बयान जारी किया गया, उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया, लेकिन जो मकामी रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जो ये बगन यानी लोअर कुर्रम में जो 2-3 मरतबा जो काफिलों के ऊपर अटैक हुआ, तो उसमें कुछ कलअदम तंजीमों के नाम जो है ना वो लिया जाता रहा है कि वो उसमें इन्वॉल्व है, और हुकूमत भी जो है ना ये इल्ज़ाम लगाती है कि वहाँ पे कुछ ऐसे कलअदम तंजीमें हैं कि जो मतलब इस अटैक्स में जो है ना इन्वॉल्व है। और जो ये अफ़गान कनेक्शन है ये बज़ाहिर सिर्फ कुर्रम तक ही महदूद नहीं। पाकिस्तान का मग़रिबी बॉर्डर फेंस्ड होने के बावजूद महफूज नहीं। यहाँ पर ज़रा आपको थोड़ा टाइम ट्रैवल करा के 2021 ले चलें, जब तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाला था। उस वक्त पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विस ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद काबुल जाकर नई हुकूमत से मिलने वाले पहले गैर मुल्की मेहमानों में से एक थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ये भी कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब से कुछ ख़ास ठीक हुआ है नहीं। इनफैक्ट पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, और ये कशीदगी यहाँ तक पहुँच गई कि पिछले माह 25 दिसंबर को पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाइड आउट्स को निशाना बनाते हुए अफ़गानिस्तान के पक्तीका सूबे पर फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें 46 जंगजू हलाक हुए। अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने भी इन हमलों की तस्दीक की, लेकिन साथ ही ये कहा कि हमलों में आम शहरी निशाना बने। पाकिस्तान का कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और अक्सर पाकिस्तान में घुस कर कार्रवाइयाँ करते हैं। इसके अलावा TTP के बहुत से जंगजू पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जिनके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन जारी है। अगर हम सिर्फ 2024 के फिगर्स देखें तो सिर्फ इस एक साल में पाकिस्तान के मुताबिक मुख्तलिफ झड़पों में 383 फौजी और 925 शिद्दत पसंद हलाक हुए। पाकिस्तान आर्मी के मुताबिक हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 3 फौजी और 19 शिद्दत पसंद हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले ऑपरेशन में पाकिस्तानी फौज के मुताबिक 2 मकामात पर 9 शिद्दत पसंदों को मारा गया। इससे पहले पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस मार्च में भी अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई हमले किए थे, और जुलाई में पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा था कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक नए मिलिट्री ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अटैक्स लॉन्च करता रहेगा। पाकिस्तान के मुताबिक इस सारे फसाद की जड़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP है। पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि TTP के जंगजू अफ़गानिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान में हमले करने के बाद एक बार फिर अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत TTP को काबू में करे ताकि इस तरह के हमले रुक सकें, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि अफ़गान हुकूमत की तरफ से इस तरह के कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं।
افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اس بات سے انکار کر چکے ہیں کہ مسلح گروپس کو افغان سرزمین سے کارروائیاں کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ پاک افغان بارڈر کے بعض حصوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ میں نے اسی بارے میں صحافی اور تجزیہ کار سمی یوسفزئی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ افغان طالبان کے پاکستان کے ساتھ روایتی طور پر اچھے تعلقات کے باوجود وہ ٹی ٹی پی کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ وہ ایک حد تک ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ ایک معاملات کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، لیکن پوری طرح ٹی ٹی پی کو ختم کرنا نہ یہ افغان طالبان کی ذمہ داری ہے، نہ ان کے اختیار میں ہے اور نہ ان کی کیپیسٹی میں ہے۔ یہ ایسے چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ حل ہوں گے۔ یہ جہادیوں سے دوستی کرنا آسان ہے، لیکن جہادیوں کی دوستی سے ایک دم ہاتھ اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ پاکستان اب کی جو یہ حکمت عملی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جا کر وہاں اٹیکس کر رہے ہیں، گھس کر حملے وہ کر رہے ہیں، کیا اس سے وہ نتائج حاصل ہو جائیں گے جو پاکستان چاہتا ہے؟ اس سے میرے خیال میں نہ ٹی ٹی پی ختم ہوگا، نہ ہی پاکستان کو کوئی مطلوبہ نتائج میسر آ گئی، اور الٹا افغان طالبان کے ساتھ جو ایک تناؤ تھا وہ ایک عملی ٹکر کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹکراؤ کے حالات میں چلی گئی ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو اشرف غنی اور حامد کرزئی کے زمانے میں جو افغان حکومت پاکستان سے کہتی تھی کہ آپ نے حقانی نیٹ ورک کو پناہ دی ہوئی ہے، اور اب پاکستان کی جو حکومت ہے وہ افغان حکومت سے اسی طرح کی باتیں کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستانی طالبان کو پناہ دے رہے ہیں، تو کیا یہ دونوں حکومتیں اپنے جو اندرونی مسائل ہیں ان کو خود حل کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں اور اس وجہ سے ایک دوسرے کو الزام دے رہی ہیں؟ نہ اس وقت افغان طالبان کی موجودگی افغان مسئلے کا، افغان پرابلم کا یا انسرجنسی کا پورا تصویر تھا، ایک جز تھا، ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ اسی طرح ابھی بھی اگر ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں ہے تو یہ ایک ٹی ٹی پی کی اسٹرینتھ کا، ٹی ٹی پی کا جو قوت ہے اس کا ایک چھوٹا سا جز ہے، پورا ٹی ٹی پی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ہے ٹی ٹی پی، اور سب سے بڑھ کر جس طرح افغان طالبان آہستہ آہستہ 30 سالوں میں ایک حقیقت بن گئی ہے، اب ٹی ٹی پی بھی ایک زمینی حقیقت بن رہی ہے، چاہے ان کا صورتحال جس طرح بھی ہو۔ ابھی وہ پاکستان کے قبائلی اضلاع سے نکل کر اب سیٹل ایریا میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی پاکستان کی فورسز تو ہے جو ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر ہے۔ ان کے ساتھ آپ نے کیا کوئی مربوطہ حکمت علی بنائی؟ آپ نے ایک مرتبہ نکال دیا، افغان طالبان کے آنے کے بعد وہ دوبارہ واپس آ گئی۔ یہ واپس کیوں آ گئی، کہ اتنی جلدی سے کیوں آئی؟ یہ ایک پاکستان کے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ ہے کہ ان کو واپس آنے دیا گیا یا وہ اپنی طرف سے آئے۔ چلیں ذرا کرم واپس چلتے ہیں۔ افغانستان سے اگر کچھ شدت پسند کرم میں آتے بھی ہیں، لیکن خود کرم میں بھی تو ایک فرقہ وارانہ کشیدگی رہتی ہے جسے باہر سے آنے والے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ کیا کرم میں مختلف قبائل کے شیعہ اور سنی افراد کے مل جل کر رہنے کی کوئی امید نہیں ہے؟ اس فرقہ وارانہ کشیدگی کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ میرا خود تعلق جو ہے ہنگو سے ہے، لیکن اب یہ حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں سے ضلع کرم میں تو لڑائی ہوتی ہے شیعہ سنی، لیکن جو قریبی علاقے ہیں وہاں پہ شیعہ سنی قبائل آپس میں جو ہے نا ایک پہلے سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ وہاں کرم میں جو بھی صورتحال ہوگی لیکن ہم یہاں پہ جو ہے نا آپس میں نہیں لڑیں گے۔ تو یعنی وہ بھی شاید اسی وجہ سے کہ ان علاقوں میں بھی تقریباً کوئی 20 سال تک تو جو ہے نا مختلف اوقات میں یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں، وہ ان کے مطلب کاروبار تباہ ہوئے، نقل مکانی کی ان جنگوں کی وجہ سے انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہے ان جنگوں سے۔ لیکن ضلع کرم کے جو شیعہ سنی قبائل ہیں نا، یہ اگر یہ اب بھی مطلب شیعہ سنی قبائل نہیں سمجھیں گے تو یہ پھر جو ہے نا ساری زندگی اپنے بچوں کے ایسے خوار کرتے رہیں گے۔ اب یہ ایسے مطلب حالات پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں، تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ کرم میں حالات خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ علاقے میں موجود فالٹ لائنز یعنی فرقہ واریت اور زمینی تنازع ہیں، جنہیں ایڈریس کیے بغیر یہاں امن کا قیام مشکل ہے۔ حالات کو مزید خراب کرنے میں افغانستان سے آنے والے شدت پسندوں کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن پہلے پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل حل کرنا ہوں گے، چاہے وہ کرم ہو یا مغربی سرحد کے دوسرے علاقے۔ اس کے بعد ہی باہر والوں کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔